नमस्कार, स्वागत है आपका पीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने पीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी यूनिट नंबर 11 के तहत क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण देखेंगे। देखो, इस क्रांतिकारी आंदोलन के तहत इसमें 3 चरण होंगे। प्रथम चरण, दूसरा चरण और आपका तीसरा चरण। तीनों को चरणों को हम बारी-बारी से देखेंगे। ये आपकी पहला चरण यूनिट नंबर 11 में कवर हो जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 12 में दूसरा और यूनिट नंबर 13 में आपका तीसरा चरण जो होगा वो कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो वीडियो होगा ये आपका यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीओ, आरओ, आरओ, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी सभी के लिए यूजफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। क्रांतिकारी आंदोलन में जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, कितने समय तक चला। उसके बाद में क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट होगा और उसके बाद में आपका क्रांतिकारी आंदोलन का तृतीय चरण स्टार्ट होगा। किस तरीके से होगा वो हम बाद की वीडियो में देखते चलेंगे, लेकिन फिलहाल आज हमें चर्चा करनी है इस पर कि क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो लगभग माना जाता है 1885 से लेकर 1900 जो आपका 12 ईस्वी है यहाँ तक माना जाता है। तो 1885 से 1912 के बीच की घटनाएं जितनी भी घटित हुई वो सारी घटनाएं हमें यहाँ पर देखनी है। तो इसी में देखो, थोड़ा सा याद करो पीछे की वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि 1885 में क्या हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को ही कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके बाद में हमारा क्या शुरू हो जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। तो देखो, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले तो ये देखना है क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, पहली सभा बनती है हमारी व्यायाम मंडल। उसके बाद में एक दूसरी सभा बनेगी अभिनव भारत और मित्र मेला। उसके साथ साथ अगली समिति जो बनेगी वो बंगाल अनुशीलन समिति बनेगी। और फिर दिल्ली षड्यंत्र केस होगा। किस तरीके से दिल्ली षड्यंत्र होगा वो हम आगे चलकर देखेंगे। फिर उसके बाद में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना होगी। ध्यान रखना कि होम रूल लीग जो होगा, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन जो होगा ये इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि देखो, इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो 1905 में होगी, जबकि होम रूल लीग कब लाया जाएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ओ सॉरी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये लाया जाएगा 1916 में। तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका को देखेंगे उसके बाद में। और उसके बाद में हम छोटी मोटी और भी देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन सी घटी, उसके साथ साथ बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन सी घटी, और इसके साथ साथ विदेशों में भी क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन सी घटी थी। ये सब हमें यहाँ पर देखना होगा सब। तो बारी बारी से देखते हैं और शुरुआत करते हैं हम अपनी पहले व्यायाम मंडल से। तो व्यायाम मंडल क्या था। व्यायाम मंडल एक क्रांतिकारियों की एक सभा थी जिसे व्यायाम मंडल नाम दिया गया था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। ये ध्यान रखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, लेकिन लेकिन इसका प्रमुख केंद्र जो बनता है वो पश्चिम बंगाल बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि किसी को लूटा गया था अंग्रेजों के द्वारा तो बंगाल को ही लूटा गया था और बंगाल से ही ये शुरुआत करते हैं। क्योंकि 1757 ईस्वी में अंग्रेज प्लासी को जीत जाते थे, प्लासी के युद्ध को सिराजुद्दौला मारा गया इसमें। और जो 1764 का समय आया उसमें बक्सर का युद्ध हो गया और बक्सर के युद्ध में जो मीर कासिम था बंगाल का नवाब और अवध का नवाब, उसके साथ साथ मुगल बादशाह, तीनों को एक साथ हरा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी वजह से क्या थी कि लूट मार की प्रक्रिया जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो अंग्रेजों के द्वारा यहीं से शुरुआत की जाती है। तो जो जहाँ की जो जनता परेशान थी वो सबसे ज्यादा जनता वो बंगाल की ही परेशान थी। इसी वजह से क्या होगा कि क्रांतिकारी घटनाओं का जो गढ़ बनेगा वो बंगाली ही बनने वाला है। तो हालांकि गतिविधियां शुरू होती है महाराष्ट्र से, लेकिन सबसे ज्यादा या प्रमुख केंद्र बनेगा आपका पश्चिम बंगाल। बंगाल पहला संगठन जो बना वो 1896 से 1897 के बीच बना था, जो व्यायाम मंडल के नाम से जाना गया। इसकी जो स्थापना की थी वो चापेकर बंधुओं ने की थी। चापेकर बंधुओं में एक तो बालकृष्ण चापेकर आते हैं और दूसरे दामोदर चापेकर आते हैं, तो इसी वजह से इनको चापेकर बंधु कह दिया जाता है। बंधु का मतलब ये दोनों भाई थे, इसी वजह से बंधु भाई को कहा जाता है। तो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 ईस्वी में कर दी। पुणे में चापेकर बंधुओं ने रैंड और आर्यस्ट को गोली मार दी। ये अंग्रेज थे दो।
इनको गोली मार दी और इनकी हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, जो कि भारत में क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। कि भारत में यदि किसी की हत्या की गई तो प्रथम राजनीतिक हत्या जो मानी गई वो इन्हीं के द्वारा मानी गई। अर्थात जो राजनीतिक हत्या की शुरुआत की थी वो की थी चापेकर बंधुओं ने। उसके साथ साथ द्रविड़ बंधुओं में आते हैं गणेश शंकर और रामचंद्र के द्वारा मुखबरी की गई थी। किसकी? इन दोनों की। बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर की मुखबरी की गई, जिसके कारण क्या हुआ, 1898 ईस्वी में जो चापेकर बंधु थे दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो फांसी दे दी जाती है 1898 में। इस हत्या को बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में जो तुलना की है, बाल गंगाधर तिलक ने जो इस हत्या की तुलना की है वो शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है। जैसे शिवाजी ने धोखे से अफजल खां की हत्या कर दी थी। हालांकि देखो, अफजल खां खुद ही धोखे से शिवाजी की हत्या करना चाहता था, लेकिन शिवाजी उससे भी ज्यादा तेज थे, तो शिवाजी ने उसके वार करने से पहले उसकी खुद ही हत्या कर दी। तो वही काम यहाँ भी हुआ। तो उसकी जो तुलना, जो इन दोनों को फांसी लगी चापेकर बंधुओं को, उसकी तुलना शिवाजी ने बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी। फिर अगली समिति बनती है अभिनव भारत और मित्र मिला। ये एक ही थी, शुरू में इसकी अभिनव नाम से इसकी स्थापना हुई, बाद में इसी अभिनव भारत को मित्र मेला नाम दे दिया गया। तो 1899 में वीडी सावरकर ने मित्र मेला संगठन या मित्र मेला नामक गठन किया और गणपति उत्सव के लिए किया था, ताकि गणपति उत्सव में क्या हो, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो सके। इसी वजह से इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। आगे चलकर 1904 में मित्र मेला का नाम बदल दिया गया और इसको क्या कर दिया गया, अभिनव भारत के नाम से जाना गया। 1904 में नासिक के दंडनायक था जैक्सन। जैक्सन ने गणेश सावरकर को काले पानी की सजा दी थी, इसी वजह से। तो ये ध्यान रखेंगे कि काले पानी की सजा किसको दी गई, गणेश सावरकर को। किसने दी थी? तो जैक्सन, एक ये था न्यायाधीश था ये, इसी ने काले पानी की सजा दी थी। और देखो काला पानी क्या होता है, जो अंडमान एंड निकोबार में जो सेलुलर जेल है, उसी को ही पहले काले पानी की सजा कहा जाता था। यदि किसी को काले पानी की सजा दे दी गई, तो इसका मतलब ये है कि उसे अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया जाएगा। उसी को काले पानी की सजा कही जाती है। जिसके कारण 1907 में लक्ष्मण अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। जो न्यायाधीश था जिसने काले पानी की सजा सुनाई थी सावरकर को, गणेश सावरकर को, इसी जैक्सन की हत्या लक्ष्मण अनंत कनहरे ने कर दी। और यही कारण है कि 1911 में लक्ष्मण अनंत कनहारे को इनके साथ साथ और भी लोग थे, जैसे केशव, विनायक देश पांडे, इनको भी फांसी दे दी गई 1911 में ही। तो वीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और अन्य 37 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसे नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो नासिक षड्यंत्र में क्या हुआ, कि नासिक षड्यंत्र में यह हुआ कि जो जैक्सन की हत्या की गई थी लक्ष्मण अनंत कनहरे द्वारा, इसी को ही नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। जो क्योंकि लक्ष्मण अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। क्यों मार दी गोली? क्योंकि गणेश सावरकर को इसने काले पानी की सजा दी थी। इसी वजह से लक्ष्मण अनंत कनहरे, केशव और विनायक देश पांडे, इन सबको फांसी की सजा सुना दी गई। और जब इन सबको फांसी की सजा सुनाई गई तो ब्रिटेन वीडी सावरकर को जो वीडी सावरकर थे, ये यहाँ से भागकर ब्रिटेन चले जाते हैं और इन्हें यहाँ से गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया था, भारत लाया गया। और उसके बाद में वीडी सावरकर और 37 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और इसी मुकदमे को नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो पांडुरंग महादेव बापट, जो अभिनव भारत के सदस्य थे, इन्हें पांडुरंग महादेव बापट को पेरिस भेजा गया था। पेरिस, जो आज वर्तमान में फ्रांस की राजधानी है, पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। उसके बाद में बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन होता है। तो अनुशीलन समिति की देखो क्या क्या कंडीशन थी। बंगाल की सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति ही थी। यदि बंगाल में किसी क्रांतिकारी संगठन का पुनर्उद्भव हुआ तो हुआ अनुशीलन समिति, और इसका एक नारा था, खून के बदले खून। खून के बदले खून चाहिए। यदि किसी अंग्रेज ने किसी भारतीय की हत्या कर दी है तो उसका बदला क्या होगा, एक हत्या से ही लिया जाएगा। तो इसका जो गठन हुआ वो 1902 में प्रथम नाथ मित्रा, पुलिन दास और सतीश चंद्र ने व्यायामशाला के रूप में किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1907 में बारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसका गठन किया और इसे अनुशीलन नाम दे दिया गया।
इसकी जो एकमात्र महिला बनी थी, सदस्य बनी थी, वो थी सिस्टर निवेदिता। तो सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य बनी थी। बंगाल के लोगों में क्रांतिकारी गतिविधि फैलाने का श्रेय बारिंदर कुमार घोष को और भूपेंद्रनाथ दत्त को जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का जो श्रेय जाता है, यह सबसे पहले शुरुआत जिसने की वो बारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त थे, और इन्हीं दोनों ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। युगांतर समिति का गठन बारिंदर कुमार घोष ने किया। इसी के तहत 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर कांड को अंजाम दिया जाता है। इसी मुजफ्फरपुर कांड में क्या हुआ देखो, इसमें मुजफ्फरपुर के एक अधिकारी थे किंग्सफोर्ड, इस पर बम फेंका गया। लेकिन क्या हुआ, इसकी जो बग्गी में था, इत्तेफाक से ये नहीं था इसकी बग्गी में। इसकी बग्गी में जो था वो कैनेडी का परिवार था, और जो कैनेडी का परिवार था वो इसमें क्या हो जाता है, मारा जाता है। और वैनी नामक रेलवे स्टेशन पर पुलपुल चाकी ने तो खुद को गोली मारकर हत्या कर ली, स्वयं से आत्महत्या कर ली एक तरीके से पुलपुल चाकी ने। और खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दे दी गई। इसका मतलब क्या है देखो, जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, जो बम फेंका गया बग्गी के ऊपर, किंग्स फोर्ट की बग्गी के ऊपर बम फेंका गया, वो उस बम बम को फेंका था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। ये आप ध्यान रखना। और इसी डर की वजह से प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेता है, जबकि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उसे फांसी दे दी जाती है। इसी घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या हुआ, 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। यहाँ पर देखो, होती तो 1912 में ट्रांसफर, लेकिन घोषणा कर दी जाती है दिल्ली षड्यंत्र में ही। जो दिल्ली दरबार होगा, दिल्ली दरबार जो आयोजन हुआ, उसी में ही 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी को दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, और इसके साथ साथ जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसको भी रद्द कर दिया गया। तो और दिल्ली को राजधानी के रूप में मूल रूप से 1912 में इसको ट्रांसफर किया गया था। घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई, जबकि पूर्ण रूप से इसे लाया गया 1912 में। 23 दिसंबर 1912 को होर्डिंग द्वितीय बंगाल का जो भारत का वायसराय था, ये इस समय होर्डिंग द्वितीय था, इसको लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय कहा जाता है, पर बम फेंका गया। लेकिन ये क्या हुआ, इसकी भी किस्मत अच्छी थी, ये भी बच निकला। और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, जैसे बालमुकुंद, हमीरचंद, बसंत कुमार और अवध बिहारी। इनकी इनकी गिरफ्तारी हुई, और इनको बाद में इन पर मुकदमा चलाया गया, और जिसके तहत इनको फांसी दे दी गई। प्रारूप में मुख्य भूमिका रास बिहारी घोष की और सचिन सान्याल की थी। ये दोनों भागकर जापान चले जाते हैं। हालांकि देखो, मेन लीडर जो थे इसके, जो इस हत्याकांड के या दिल्ली षड्यंत्र के जो मेन लीडर थे, वो रास बिहारी घोष और सचिंद्र सान्याल थे। ये दोनों ही बच निकलते हैं, और दोनों निकल कर यहाँ से जापान चले जाते हैं, और यहीं पर ये दोनों क्या करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना करते हैं, जापान में रहकर ही। अगली जो सोसाइटी बनी वो बनी होम रूल सोसाइटी, की स्थापना 1905 में होती है। अब देखो, भारत की सरजमीन के बाहर स्थापित होने वाली सबसे पहली क्रांतिकारी संगठन था ये, कि भारत की जमीन से बाहर सबसे पहला यदि कोई क्रांतिकारी संगठन भारत के हित में खड़ा हुआ, तो ये इंडियन होम रूल सोसाइटी ही थी। इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी, वो लंदन में हुई थी, और इसकी स्थापना की थी श्याम कृष्ण वर्मा ने। इनको फादर ऑफ रिविलेशनरी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात क्रांतिकारी। कि क्रांतिकारी जो आपके एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों का फादर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके बाद इसकी कमान वीडी सावरकर ने संभाली थी। तो श्याम कृष्ण वर्मा के बाद में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो कमान संभाली वो वीडी सावरकर ने संभाली। 9 मई 1905 को पहली बार 1857 की क्रांति की वर्षगांठ इंडियन हाउस के तहत मनाई गई, या इंडियन हाउस में मनाई गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे कि पहली बार 1857 की क्रांति की वर्षगांठ कब मनाई गई, तो 1905 में मनाई गई थी। तो ये भी मनाई कहाँ गई, ये इंडियन हाउस में मनाई गई थी। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी, इसी के तहत। और इसके बाद क्या हुआ, मदन लाल ढींगरा को भी फांसी दे दी गई। तो कुल मिलाकर बचा, इन्होंने छोड़ा कोई नहीं। जितनी बर्बरता भारतीयों ने दिखाई, उतनी बर्बरता उससे कहीं, या फिर आप ये कह लो कि उससे 100 गुनी बर्बरता
अंग्रेजों ने दिखाई थी भारतीयों के खिलाफ। क्योंकि भारतीयों को कोई शौक नहीं था किसी को मारने का, क्योंकि शुरुआत ये किसने की थी, शुरुआत जो कर दी वो अंग्रेजों ने की थी। और इसी वजह से क्या हो रहा था कि दिन आए दिन अंग्रेजों की मौत हो रही थी अलग अलग जगह पर। मैडम भीकाजी कामा को क्रांति प्रसूता, भारत की क्रांति माँ और भारतीय राष्ट्रीयता का महापुजारिन कहा जाता है। ये आप पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे कि क्रांति प्रसूता किसे कहा जाता है, भारत की क्रांति किसे कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीयता का महापुजारिन महान पुजारिन किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। इनका जन्म 1861 में हुआ, अर्थात आप ये कह लो कि गांधी जी के जन्म से 8 वर्ष पहले इनका जन्म हो चुका था। क्योंकि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1936 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने वंदे मातरम और मदन तलवार समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट। वंदे मातरम समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया और मदन तलवार समाचार पत्र दोनों के दोनों मैडम भीकाजी ने प्रकाशित किए थे। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा 1907 में फहराया था। इसका जो रंग था वो रंग लाल था, हरा था, पीला था और बीच में 8 कमल और वंदे मातरम लिखा हुआ था। उसके बाद में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना होती है। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई। अमेरिका का एक शहर है या ये कह लो कि प्रांत है या ये कह लो राज्य है, स्टेट है सैन फ्रांसिस्को। और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना ने की थी। 1913 में लाला हरदयाल ने इस एसोसिएशन का नाम बदलकर गदर पार्टी रख दिया। तो गदर पार्टी की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो लाला हरदयाल को जाता है। लेकिन यदि इससे पहले भी पूछ ले कि यदि ये कह ले कि सबसे पहले स्थापना किसने की थी, तो सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी। इस संगठन से गदर नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी। सबसे पहले यह पत्रिका उर्दू भाषा में छपी, उसके बाद में गुलरुखी में छपी और उसके बाद में देखेंगे आप ये गुजराती में भी निकलने लगी। गुजराती के साथ साथ फिर उसके बाद में ये हिंदी में भी छपी और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी छपी। अब अंग्रेजी में भी छपना प्रारंभ हो जाती है ये। तो कई सारी भाषाओं में ये कह लो कि 5 से 6 भाषाओं में ये छपती थी गदर पत्रिका। और 1919 में गदर पार्टी का विलय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में हो जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ही क्या होती है, 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके बाद में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो ये जितनी भी छुटमुट पार्टियां थी ये सब के सब विलय कर दिया जाता है। जो आपका असहयोग आंदोलन चलेगा महात्मा गांधी का उसमें सबको विलय कर लिया जाता है। अगला होगा बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 को। कंप्लीट डेट याद रखनी है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि बंगाल विभाजन कब हुआ 1905 में, नहीं। कंप्लीट डेट 16 अक्टूबर 1905 को हुआ बंगाल विभाजन। कारण क्या था, कारण इन्होंने बड़ा अजीब सा दिया। ऐसे दिया कि जैसे कुतर्क सा कस दिया हो किसी के ऊपर। जैसे इन्होंने कारण बताया कि बंगाल बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है, इसको शासन करने में या इसको शासित करने में बड़ी कठिनाई होती है और इसी वजह से बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। तो बड़ा अजीब सा कुतर्क था इनका। यदि ऐसा है तो यदि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें आप इस चीज को कि बड़े आकार के कोई राज्य होगा तो वो क्या एक प्रगति के मार्ग पर नहीं चल सकता। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आज आप सोचो कि रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, तो आज वो इतना विकास की राह पर क्यों है। उसी तरीके से देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना भी खूब बड़ा है, भारत से 3 गुना बड़ा है। तो चाइना के भी 2-3 टुकड़े कर दिए जाएं इस हिसाब से। तो लेकिन ये इनका जो कुतर्क था बड़ा ही बेहुदा पने का था कि बंगाल एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है, इसलिए शासन करने में दिक्कत हो रही है और इसलिए इसको विभाजित किया जाता है। तो इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। कुल मिलाकर इन्हें विभाजन करना था, क्योंकि इनकी जो नीति थी वो थी फूट डालो और राज करो। वही ये करते आ रहे थे, राज करो की नीति थी इनकी। तो उसी के तहत इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दी गई और 20 जुलाई को सार्वजनिक घोषणा कर दी गई कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था कि बंगाल विभाजन के विरोध में ही ये स्वदेशी और बंगाल विभाजन होता है। इसका मतलब ये था कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, जो अपने यहाँ वस्त्र बनते हैं, अपने यहाँ जो चीज बनती है हम उन्हीं का ही प्रयोग करेंगे। जो ब्रिटेन से बनकर वस्तुएं भारत में आ रही हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए
स्वदेशी को अपनाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है बंगाल को। इसी दिन लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी। अब देखो, राखी बांधने का कारण था कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं समझा। जो यहाँ की आम जनता थी, इसी वजह से क्या करती हैं वो, एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधती हैं और ये दिखाती हैं, ये इस बात का संकेत करती हैं कि हम बंगाल का चाहे आप विभाजन बेशक कर दो, लेकिन हम आपसी मतभेद के कारण अलग नहीं है, हम अभी भी एक ही हैं। और यही राखी बांधने का मेन उद्देश्य भी था इनका। इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका मतलब 16 अक्टूबर 1905 को भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि बंगाल का इस दिन विभाजन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और यहाँ पर अब देखो, पश्चिमी बंगाल की राजधानी जो बनी, वो बनी कलकत्ता। और पूर्वी बंगाल की राजधानी और असम का कुछ क्षेत्र को मिला दिया जाए तो इनकी दोनों की राजधानी बनी ढाका। तो जब बंगाल का विभाजन करा गया तो दो राजधानियां बनी। पश्चिमी बंगाल की राजधानी बना देगी कलकत्ता, पूर्वी और असम की राजधानी बना देगी ढाका। आचार्य पीसी राय ने स्वदेशी केमिकल स्टोर की स्थापना इन्हीं के तहत की थी। क्योंकि अब हम क्या, किसको अपनाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, अंग्रेजी वस्तुओं को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे। 1905 को ही आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में फेडरल, ये फेडरल है, फेडरल फेडरल हॉल की स्थापना की थी। और 22 अक्टूबर 1905 को कार्ल लाइस ने सर कुलर की स्थापना कर दी यहाँ पर। उसके बाद में देखो, 14 अगस्त 1906 को बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। इसके पहले जो प्रिंसिपल बनते हैं वो अरविंद घोष ही बनते हैं। राष्ट्रीय कॉलेजों की भी स्थापना होने लगी, क्यों? क्योंकि अब हमें अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए कॉलेज थे उनमें नहीं पढ़ना था। क्योंकि हमने क्या करा था, विदेशी वस्तुओं का या विदेशी पढ़ाई का हमने बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था यहाँ पर, और जो स्वदेशी थी उनको अपनाना शुरू कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे अरविंद नाथ टैगोर, इन्होंने 1906 में इंडियन ओरिएंटल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। इसके तहत प्राचीन कला और संस्कृति को संरक्षण दिया गया था। जो हमारी प्राचीन कला और संस्कृति है उसको संरक्षित करने के लिए तो यहाँ पर इन्होंने इंडियन ओरिएंटल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। बंगाल में शिक्षा के प्रचार का श्रेय डॉन सोसाइटी को जाता है। इसकी स्थापना 1902 में सचिंदर और सतीश चंद्र ने विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ की थी। देखो, विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी तो एमए वगैरह में ही सीधा पूछ लिया जाता है, जो आपके एमए का जो पेपर होता है आपका सेकेंड ईयर का प्राइवेट का, उसमें भी सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि वहां भी ऑप्शनल ही होते हैं। अगला है पॉइंट आपका, बंगाल विभाजन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। और जो ये आमार सोनार बांग्ला नामक गीत है, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी है। बंगाल विभाजन के समय यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था, और ये तो पश्चिमी बंगाल का गवर्नर बना। और जबकि पूर्वी बंगाल का जो गवर्नर था वो फुल्लर था, गवर्नर फुल्लर बनता है। और ये ही फुल्लर कहता था कि मुसलमानों को चहेती पत्नी कहता था ये। क्योंकि मुसलमान जो थे वो इसके फेवर में थे, इसी वजह से मुसलमानों को चहेती पत्नी मानता था अपनी। 1906 में अरुणडेल समिति का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों से दिल्ली दरबार के समय हॉर्डिंग द्वितीय ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब देखो, ये पीसीएस का सवाल बनता है आपका यहाँ से निकल कर कि बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था 1911 में, उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो अरुणडेल समिति बनाई गई थी बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए। अब देखो, महाराष्ट्र में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं होंगी, कौन कौन सी होंगी वो भी देख लेते हैं। जैसे क्रांतिकारियों का पहला केंद्र महाराष्ट्र बना, लेकिन जिसे उभारने उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। और तिलक ने ही 1893 में गणपति महोत्सव मनाने की शुरुआत की। और तिलक ने ही 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाने की शुरुआत की थी। इससे क्या होगा? इससे देखो, जनता जो थी धर्म के नाम पर एकजुट हो जाती थी, और इसी वजह से तिलक को अपना भाषण देने में और भाषण के साथ साथ युवाओं के अंदर राष्ट्र भावना को जगाने का सबसे अच्छा मौका यही था इनके पास, ताकि इनको भीड़ भी जाती थी उत्सवों पर। और इन्हीं उत्सवों में क्या कर दिया तिलक ने, युवाओं के अंदर राष्ट्र भावना को जगाने का भी प्रयास किया। और पूना के चापेकर बंधु थे बालकृष्ण और दामोदर चापेकर, ने व्यायाम मंडल की स्थापना की, जो हमने पीछे देखा कि इन्होंने पूना के कमीशन रैंड और एयरेस्ट की हत्या कर दी बाद में। और इन दोनों को फांसी दे दी गई फिर से, और यह हत्या भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या भी मानी जाती है।
तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से कर दी। परिणाम स्वरूप तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 18 माह की सजा दे दी जाती है। तो पहली बार जो सजा हुई तिलक को, तो 18 माह की सजा हो गई तिलक को। इसके बाद में तिलक के बारे में देख लेते हैं। देखो, तिलक का जो जन्म होता है वो 1856 में हुआ और 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तिलक को लोकमान्य तथा भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। इनको ये उपाधि मिली हुई थी, लोकमान्य तिलक, और उसके बाद में भारत का बेताज बादशाह। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, मतलब ताज नहीं था इनके सिर पर, अक्सर मतलब कोई पावर नहीं थी, लेकिन बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। 1882 ईस्वी में पत्रकारिता की वजह से ये जेल गए और पत्रकारिता के कारण जेल में रहने वाले ये पहले व्यक्ति थे कि पत्रकारिता, जो समाचार पत्र निकलता था, उसके कारण ये पहली बार जेल गए थे। 1896 ईस्वी में ये संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाते हैं कि अंग्रेजों को कोई कर नहीं देना किसी को भी, और इसी दौरान इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। मांडले जेल में ही प्रवास के दौरान, जब ये मांडले जेल में रहते हैं, तो वहीं पर इन्होंने, तिलक ने, गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने कर दी? वो की थी मांडले जेल में तिलक ने। तिलक की सजा के विरोध में 1908 में महाराष्ट्र के कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और यह भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल होती है। लंदन टाइम्स का संवाददाता तथा इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन चिरोल। इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है कि तिलक जो थे वे भारत में शांति नहीं चाहते थे, ये अशांति ही चाहते थे। जबकि सच्चाई क्या थी? तिलक अशांति नहीं चाहते थे, तिलक आज़ादी चाहते थे, तिलक स्वराज्य चाहते थे। और यही बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगती थी, तो कोई भी स्वराज्य की मांग करते तो वही अंग्रेजों की आंखों में खुरकने लगता था। वही काम यहाँ भी हुआ। तो 1904 में वीडी सावरकर द्वारा मित्र मेला नामक संगठन का गठन किया गया। इसे नासिक में बनाया गया था और यही संगठन बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। इसी संस्था के थे पांडुरंग महादेव बापट को पेरिस बम बनाने की कला सीखने के लिए भेजा गया। इसी संस्था के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे था ये कन्हारे ने नासिक के न्यायाधीश जैक्सन को गोली मार दी। इसी केस में वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके और प्लस 37 और लोगों को गिरफ्तार करके भारत लाया जाता है और यह घटना 1909 में होती है। अब देखो, बंगाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, बंगाल में देख लेते हैं। अब तक हमने महाराष्ट्र की देखी, अब बंगाल की भी देख लेते हैं। बंगाल में भड़लोक समाज के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की जाती है और वारिंदर कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो युगांतर किसका समाचार पत्र था? तो वारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का था। इस पत्र में कहा गया कि अंग्रेजी हुकूमत के दमन को रोकने के लिए 30 करोड़ भारतीयों के पास अपनी 60 करोड़ हाथ हैं, उसे उठाएं और अंग्रेजों के दमन को पूरी तरीके से समाप्त कर दें। को अंग्रेज कितने थे? मुट्ठी भर अंग्रेज थे और जनता थी हमारे पास 30 करोड़। यदि 30 करोड़ जनता उठ खड़ी होती तो क्या होता? 60 करोड़ हाथ बनते और 60 करोड़ हाथ अंग्रेजों को एक दिन में ही भारत से भगा सकते थे। लेकिन कंडीशन ये थी कि राष्ट्र भावना की कमी थी। इसी वजह से ही तो 1893 में गणपति उत्सव का शुरुआत करते हैं तिलक, 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं, ताकि वहां पर जनता एकजुट हो सके और उनको भाषण के द्वारा उनके अंदर राष्ट्र भावना जगाई जा सके। वारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मीनापुर में अनुशीलन समिति का गठन गठन किया था। 1908 में जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किया, लेकिन ये बच गया। अब प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली। 1908 में क्या हुआ? खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पर चढ़ने वाला या फांसी लगने वाला व्यक्ति खुदीराम बोस ही था। 1908 में हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला गया, लेकिन पुलिस के छापे से कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में ये बंद हो गया। उसके बाद में ब्रह्म बंदोपाध्याय द्वारा संपादित पत्र संध्या तथा अरविंद घोष द्वारा संपादित पत्र वंदे मातरम ने क्रांति के प्रसार में सहायता की थी। ब्रह्म बंदोपाध्याय ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि किसने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो ब्रह्म बंदोपाध्याय ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। कि रास बिहारी घोष ने दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका, लेकिन वह भी बच गया और बाद में रास बिहारी घोष जापान चले जाते हैं और यहीं पर ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। तो मुस्लिम लीग मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन
जब एक क्रम में देख रहे हैं तो हम क्रम में इसको भी देख लेते हैं हल्का सा। इसमें भी क्या होगा देखो, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई। तो इसकी स्थापना जो की थी वो सलीमुल्लाह खां प्लस आगा खां ने इसकी स्थापना की थी। 30 दिसंबर 1906 को की थी और अक्टूबर 1906 में ही आगा खां तृतीय के नेतृत्व में कुछ मुसलमान लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलते हैं। इस प्रतिनिधि को प्रोत्साहित या जनक अंग्रेज अर्चवोल्ड थे। इस प्रतिनिधि के जो जनक थे, तथ्य क्या था देखो, कांग्रेस को या कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने एक फिर से नई चाल चल दी, ताकि क्या हुआ, मुस्लिमों को कांग्रेस से बिल्कुल दूर कर दिया और इन्होंने मुस्लिमों ने अपनी अलग से संस्था बना दी। इस प्रतिनिधि दल ने मुसलमानों के लिए शिक्षा, विधान परिषद, निर्वाचन में कुछ छूट या आरक्षण की मांग की, लेकिन लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने इनकी मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन देते हुए इन्हें अपनी मांगों को संगठनात्मक रूप से मंगवाने की बात कही कि आप जितने भी मुस्लिम हैं सब एक हो जाइए और संगठन बनाइए अपना, और संगठन के रूप में अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखिए। इसी पृष्ठ में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष बनते हैं। तो संस्थापक अध्यक्ष सलीमुल्लाह बने, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की थी। और इसका प्रथम अधिवेशन अमृतसर में होता है 1908 ईस्वी में। और ज्यादातर अधिवेशन मैंने आपको उसके पढ़ा दिए थे, 4-5 अधिवेशन है, ज्यादा नहीं है। वो आप पिछली वीडियो में पढ़ सकते हैं, जो कांग्रेस की स्थापना है ना, उसी में मैंने आपको पढ़ाया। शायद आपका यूनिट नंबर वो 10 में है, तो 10 को आप वहां पर यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। उसके बाद में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। तो देखो, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। तो ये दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था ये 1911 में हुआ था। और इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया जाता है, जो 23 दिसंबर 1912 में क्या बन जाती है, राजधानी दिल्ली हो जाती है भारत की। और इसी में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय में ही अरुणडेल समिति की अनुशंसा पर ही जो आपका बंगाल विभाजन था उसको भी रद्द कर दिया जाता है। अब आएगा आपका गदर आंदोलन। तो वैंकूवर के बाद अमेरिका राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। वैंकूवर जो है ये कनाडा का है, ये कनाडा में है, कनाडा में है। तो वो जो सिख हैं, सिख आज भी कनाडा में सबसे ज्यादा हैं और पहले भी थे। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लाला हरदयाल ने निभाई थी इसमें। इन्होंने 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में कर दी और जिसके अध्यक्ष जो बने थे वो सोहन सिंह भाकना बने थे। गदर पार्टी ने युगांतर आश्रम तथा युगांतर प्रेस की स्थापना करके एक साप्ताहिक पत्र गदर का प्रकाशन किया और इसे मुफ्त में बांटने का निर्णय लिया गया। तो वो मुफ्त में बांटने का कारण एक ही था, ताकि जनता अखबार को पढ़े और उसके बारे में जागरूक हो, राष्ट्र भावना के लिए जागरूक हो। इसी वजह से इसे मुफ्त में बांटने का प्रयास किया गया। कतर का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ, उसके बाद में गुरुमुखी में, फिर मराठी में, फिर गुजराती में, हिंदी, अंग्रेजी में भी इसके कई संस्करण निकलने लगे। गदर गदर पार्टी की पहली बैठक पोर्टलैंड में होती है तथा इस बैठक के प्रतिनिधि एस्टोनिया में मिलकर पहली बैठक में लिए गए निर्णय को मंजूरी प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार गदर आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में होम रूल लीग आंदोलन चलता है। ये होम रूल लीग देखो, दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति भी कौन कौन थे, एनी बेसेंट थी और मदन मोहन मालवीय थे। तो 23 अप्रैल 1916 को, ओ मदन मोहन मालवीय ने, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक थे। तो 23 अप्रैल 1916 को तिलक का पूना में होम रूल लीग स्थापित होता है और इसका जो कार्य क्षेत्र था वो कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, इसमें मुंबई को छोड़ देना, बरार का क्षेत्र था और मध्य प्रांत था। तो इसमें इतने क्षेत्र थे। जो तिलक का होम रूल लीग चल रहा था वो यहाँ पर चल रहा था, और जबकि एनी बेसेंट का जो होम रूल चल रहा था वो भी इन्होंने सितंबर 1916 में स्टार्ट करा था। ये इन क्षेत्रों को छोड़ दो तो बाकी सभी क्षेत्रों में एनी बेसेंट का होम रूलिंग यहाँ पर चल रहा था। तिलक महाराष्ट्र का दौरा कर आंदोलन का खूब प्रचार करते हैं और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज्य की मांग से जोड़ देते हैं कि हमें स्वतंत्रता, अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए हमें यहाँ से, अब इससे जोड़ देते हैं ये। और तिलक ने अपने पत्र मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में छपता था, और केसरी, जो मराठी भाषा में छपता था, के माध्यम से अपने आंदोलनों का प्रचार प्रसार किया। वहीं दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने अपने दोनों पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाया
तो देखो, इसका जो पत्र है वो जरूर ध्यान रखना है। वो पीछे की वीडियो में मैं आपको पत्र और पत्रिका पढ़ा चुका हूँ सारी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ भी आ रही है तो थोड़ा थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इनको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि कहाँ कहाँ कि एनी बेसेंट का कौन सा था पत्र और तिलक के कौन से थे। नेक्स्ट, अब देखो ये आपका जो होता है, ये आपका क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, इसकी पीडीएफ रिवीजन के लिए होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, क्या फिर टेलीग्राम यूज नहीं करते, तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और उसके साथ साथ यदि आपको हिस्ट्री की फ्री के लिए कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके लिए मेल कर दीजिए, तो आपको वहाँ पर भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और यदि आपको हार्ड कॉपी के रूप में हिस्ट्री की नोट्स चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो आपके 8 से 10 दिन में आपके अपने एड्रेस पर पहुंचा दिए जाएंगे कोरियर के माध्यम से। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।